हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे एंड वो मोस्टली बच्चों का कंफ्यूजन होता है। दैट इज द रीजन वी आर हैविंग अ डिस्कशन ऑफ दैट पार्टिकुलर कंसेप्ट। तो इफ आई विल टॉक अबाउट देन देयर आर थ्री मतलब मैं अभी ब्रॉडली तीन टॉपिक को एक साथ कंपेयर करके डिस्कस करूंगा। इसका जनरल मीनिंग और ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता क्या है, राइट? तो फर्स्ट वन इज इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, डेफिनिट इंडेफिनिट एंड डेफिनिट इंटीग्रेशन। इंडेफिनिट एंड डेफिनिट इंटीग्रेशन के बाद जो हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इज बेसिकली एरिया अंडर कर्व। तो तीन चैप्टर को हम लोग एक साथ इसके ज्योमेट्रिकल मीनिंग को समझ रहे हैं, दैट इज इंडेफिनिट, डेफिनिट एंड एरिया अंडर कर्व। ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और बच्चे इसमें बहुत बार कंफ्यूज होते हैं। इस इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का मतलब अपन जो भी इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में डिफरेंट डिफरेंट चीज को डिस्कस करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज को डिस्कस करते हैं, बस उसी में करना ही क्या है, बस मेरे को इंफीरियर लिमिट दैट इज लोअर लिमिट एंड सुपीरियर लिमिट दैट इज द अपर लिमिट को यूज करके मेरा काम बन जाएगा डेफिनेट इंटीग्रेशन में। बट दैट इज नॉट इंटायरली ट्रू, बिकॉज इंडेफिनिट इंटीग्रेशन जो बेसिकली हमें बताता है वो ये बताता है कि आपके पास सेट ऑफ पैरेलल कर्व्स होगा, राइट? सेट ऑफ पैरेलल कर्व्स का मतलब ये हो गया कि अगर आप किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे, इफ लेट सपोज अगर आपके पास तीन चार पैरेलल कर्व है तो किसी भी पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो जो बेसिकली टेंजेंट होगा वो क्या होगा, पैरेलल होगा आपस में। आई होप यू गॉट द पॉइंट कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको। बट वहीं पे डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या रिप्रेजेंट करता है? डेफिनेट इंटीग्रेशन बेसिकली एरिया को रिप्रेजेंट करता है। अगर मैं मोर प्रिसाइजली बोलूं तो अल्जेब्रिक सम ऑफ एरियाज को रिप्रेजेंट करता है। ये सम वर्ड मैंने इसलिए यूज किया यहाँ पे कि अगर मान लो मेरे पास कोई एक ऐसा फंक्शन है, लेट मी हैव द पार्टिकुलरली डिफरेंस। मान लो मेरे पास पार्टिकुलरली कोई एक ऐसा ग्राफ दिया हुआ, ऐसा कोई कर्व दिया हुआ। इस कर्व से ही मोस्टली डाउट्स जो है आपका वो क्लियर हो जाएगा। मान लो ऐसा कुछ मेरे पास कर्व है यहाँ पे, ऑलराइट? जस्ट अ सेकेंड। ये ऐसा मेरे पास यहाँ पे कर्व दिया हुआ, राइट? मान लो ये मेरे पास जो है बेसिकली वो क्या हो गया आपका, x इज इक्वल टू ए। ये हो गया मेरा x इज इक्वल टू बी। इस पॉइंट को मैं नाम दे दे रहा हूँ सी और इसको मैं बोल दे रहा हूँ डी। और ये जो मेरे पास कर्व है, इस कर्व को मैं बोल रहा हूँ कि ये मेरे पास y इज इक्वल टू एफ एक्स दिया हुआ है। ऑलराइट, मैं अगर इस फंक्शन की बात कर रहा हूँ और इस वाले पार्ट के एरिया को मैं बोल रहा हूँ ए1, इस वाले पार्ट के एरिया को मैं बोल रहा हूँ ए2 और इस वाले पार्ट के मैं एरिया को बोल रहा हूँ ए3। ठीक है, ए1 ए2 एंड ए3। तो अब यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले, बिकॉज अब जो मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ वो मैं कर रहा हूँ डेफिनेट इंटीग्रेशन एंड एरिया अंडर कर्व का। बट उससे पहले इंडेफिनिट एंड डेफिनिट में मतलब डायरेक्टली आप ये नहीं बोल सकते कि सब कुछ वही चीज करेंगे जो इंडेफिनिट में करते आए हैं, बस वहां पे लिमिट लगा करके अपन काम कर लेंगे। बिकॉज डेफिनेट में हम लोग बहुत सारे ऐसे टर्म्स को डिस्कस करते हैं, जैसे कि फंक्शन कब इवन हो रहा है, फंक्शन कब ऑड हो रहा है, कब फंक्शन मेरा पीरियोडिक फंक्शन है। देर आर लॉट ऑफ प्रॉपर्टीज जो हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन में देखते हैं, राइट? तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो कैलकुलेशन है और जो हमारा टास्क है वो बहुत ही आसान हो जाता है। एंड मतलब बहुत सारा कंसेप्ट यहाँ पे होता है जो कि हम लोग इंडेफिनिट में नहीं देखते, बिकॉज दोनों का ज्योमेट्रिकल मीनिंग ही अलग है। इंडेफिनिट का सिंपल सा मतलब हो गया है कि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन विल रिप्रेजेंट सेट ऑफ पैरेलल कर्व्स, राइट? पैरेलल का मतलब मैंने बता ही दिया आपको। बट वहीं पे डेफिनिट इंटीग्रेशन रिप्रेजेंट करेगा एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। फॉर एग्जांपल, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व का मतलब मेरा क्या हुआ, मोर प्रिसाइजली मैं ये बताना चाह रहा हूँ। मान लो मेरे पास एक इंटीग्रेशन दिया हुआ है एफ एक्स, में इसी की बात कर रहा हूँ, एफ एक्स डी एक्स। इसको इंटीग्रेट करना है अपने को ए टू बी के बीच में, ए से बी के बीच में अपने को इस एफ एक्स डी एक्स को मतलब इस पर्टिकुलरली फंक्शन को एफ एक्स डी एक्स ए टू बी में मेरे को इसको इंटीग्रेट करना है, राइट? इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या हुआ, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है बेसिकली यहाँ पे डेफिनेट इंटीग्रेशन का। ये हुआ इसका मतलब एरिया बॉन्डेड बाई एफ एक्स, मतलब वाई इज इक्वल टू एफ एक्स बोल दो, एक्स इज इक्वल टू ए हो गया, एक्स इज इक्वल टू बी हो गया, राइट? एंड एक्स एक्सिस। ठीक है,
area bounded by the curve, that is y is equal to fx, area bounded by the curve y is equal to fx, x is equal to a, x is equal to b and x axis. अब यहां पे ये एग्जैक्ट ट्रू नहीं है, बिकॉज यहां पर एक वर्ड हम लिखने जा रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज द अल्जेब्रिक सम ऑफ एरिया. अल्जेब्रिक सम, अल्जेब्रिक सम ऑफ एरिया, और इस पे आप पूरे फोकस करोगे, अल्जेब्रिक सम ऑफ एरिया पे. कीप इन माइंड. सो अल्जेब्रिक सम ऑफ एरिया ही ज्यादा मैटर करेगा अगर हम बात कर रहे हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन का, तो राइट. तो एरिया बाउंडेड बाय कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स, एक्स इज इक्वल टू लाइक y इज इक्वल टू एफ एक्स. तो बेसिकली मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये वाला पार्ट हो गया मेरा, x इज इक्वल टू ए ये हो गया, x इज इक्वल टू बी यहाँ पे आ गया. तो एक तो मैं इस एरिया की बात कर रहा हूँ, मैं इसकी बात कर रहा हूँ और मैं इसकी बात कर रहा हूँ यहाँ पे. तो अल्जेब्रिक सम ऑफ एरिया बाउंडेड बाय y इज इक्वल टू एफ एक्स, एक्स इज इक्वल टू ए, एक्स इज इक्वल टू बी एंड एक्स एक्सिस. तो इससे आप ये कंक्लूड कर सकते हो, यहां से आप ये कंक्लूजन निकाल सकते हो कि अल्जेब्रिक सम की आने की वजह से, अल्जेब्रिक सम जो यहाँ पे मैंने लिखा है, इस अल्जेब्रिक सम के कारण क्या होगा यहाँ पे, जस्ट लेट मी हैव यू द मीनिंग ऑफ दिस वन, कि ये जो पार्टिकुलरली मेरा इंटीग्रेशन का वैल्यू है, दैट कैन बी पॉजिटिव, दैट कैन बी निगेटिव एंड दैट कैन बी जीरो ऑल्सो, जीरो. बट ये डिपेंड करेगा कंडीशन पे कि क्या कंडीशन है. मैं ये आपको जनरल बात यहाँ पे बताया हूँ, मैं पार्टिकुलरली ये इस पार्टिकुलर कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स के लिए मैं अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ. मेरा पॉइंट सिंपल सा मतलब है अल्जेब्रिक सम को बताने का, कि अल्जेब्रिक सम का मतलब हुआ कि ये इंटीग्रेशन का वैल्यू, डेफिनेट इंटीग्रेशन का वैल्यू पॉजिटिव, निगेटिव एंड जीरो भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ a1, a2 एंड a3. दिस पॉइंट इज प्रिटी क्लियर. बट अगर मैं यहीं पे आपसे एक क्वेश्चन में लिखूं, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज, अगर आपसे ऐसा पूछा जा रहा है कि एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स, एक्स इज इक्वल टू ए, ठीक है भाई, x इज इक्वल टू बी एंड एक्सिस, राइट. तो आपको शायद ऐसा लगेगा कि अरे सर अभी तो जस्ट बताए थे आप यहाँ पे कि एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स, एक्स इज इक्वल टू ए एंड एक्स इज इक्वल टू बी एंड मतलब एक्स इज इक्वल टू ए, एक्स इज इक्वल टू बी एंड एक्स एक्सिस. तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, मैं यहाँ पे बस आंख बंद करके यहाँ पे लिख दूंगा मैं, ए टू बी, आप इसको इंटीग्रेट कर दो, ये एफ एक्स हो गया, ये डी एक्स हो गया, बस खेला खत्म. और यहीं पे आप लोग गलती करते हो, बिकॉज मैंने अभी क्लियरली आपको बताया है कि दोनों में डिफरेंस होता है, दोनों में बेसिकली तीनों में थोड़ा 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 डिफरेंट, लाइक मेजर डिफरेंस है. ये वर्ड हम तब यूज करेंगे जब हमारा फंक्शन क्या हो, स्ट्रिक्टली. ये आप तब लिखते जब हमारा एफ ऑफ एक्स क्या होता, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो. ये तब अपन बोल सकते थे, ये हम तब बोल सकते थे. बट अभी क्या कंडीशन है, अभी यहाँ पे सबसे बड़ा कंडीशन यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा कि फंक्शन जो है फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में है, कभी पॉजिटिव है, कभी निगेटिव है, फिर कभी पॉजिटिव है. तो थ्रू आउट ये पॉजिटिव नहीं है और थ्रू आउट ये निगेटिव भी नहीं है. तो आई एम श्योर कि यहाँ पे आपको पता होगा एक कंसेप्ट, कि जो एरिया होता है, एरिया को कन्वेंशनली हम लोग कैसी क्वांटिटी मानते हैं, पॉजिटिव क्वांटिटी. एरिया जो है वो हमेशा पॉजिटिव होता है. एरिया जो है क्या होता है, पॉजिटिव. द टर्म एरिया जो है बेसिकली वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है. आपको थोड़ा सा मैं अगर रिलेट कराऊं, तो आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जब आपके पास 3 वर्टिसेस लिखा होता है और अपन वहां पे जब डिटर्मिनेंट मेथड यूज करते हैं, तो वहां पे हम लोग एक छोटू सा मॉड लगाते हैं, लाइक उस डिटर्मिनेंट से पहले, जस्ट टू मेक श्योर कि एरिया हमेशा कैसा हो, पॉजिटिव हो. तो एरिया यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव क्वांटिटी होगा. तो आप अगर यहाँ पे ये पॉइंट लिख रहे हो, that means we are not sure about the value of a1, a2 and a3. तो क्या पता अगर ये निगेटिव आ गया तो पूरा का पूरा काम ही खराब हो जाएगा, राइट. तो आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जो एरिया होता है, बेसिकली हम लोग यहाँ पे जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं एब्सोल्यूट वैल्यू का. एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब क्या हुआ सर,
कि इस पर्टिकुलर केस में अगर मैं इसको कंपेयर कर रहा हूं यहाँ पे, तो दैट मीन्स कि यहाँ पे आप लिखोगे कि A1 प्लस A2 प्लस A3, एंड ये जो A1 A2 A3 है अपने साइन के साथ आएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि ये अपने साइन के साथ आएगा। अगर A1 पॉजिटिव, ऑब्वियस सी बात है A1 पॉजिटिव में है तो प्लस वैल्यू लिखेंगे यहाँ पे, A2 माइनस में होगा। अब जैसे मैं रैंडम वैल्यू यहाँ पे ले रहा हूँ, मान लो A1 की वैल्यू हो गई 2, राइट, ये हो गया 4। रैंडमली मैं कुछ भी वैल्यू यहाँ पे ले रहा हूँ, जस्ट टू लेट यू नो कि बेसिकली मैं बताना क्या चाह रहा हूँ। मान लो इस डायग्राम से मैं बोल रहा हूँ कि A1 जो है, जस्ट अ सेकेंड, A1 जो है आपका, A1 इज इक्वल टू 2 हो गया, A2 इज इक्वल टू आपका हो गया -6 फॉर एग्जाम्पल, एंड A3 इज इक्वल टू मान लो हो गया 5। ठीक है, A1 2 हो गया, A2 -6 हो गया, एंड A3 क्या हो गया, 5 हो गया। तो इस पर्टिकुलर केस में जब आप इसको सॉल्व कर रहे होगे तो इस केस में जो आपका आंसर आएगा दैट विल बी 2 प्लस ये -6 के साथ आएगा एंड ये +5 के साथ आएगा, और जो भी होगा आंसर वही आपका आंसर होगा। बट अगर आप इसकी बात कर रहे हो, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात कर रहे हो, तो इस क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना होगा कि एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब ही हुआ कि यहाँ पे आप 2 तो लिखोगे ही, दैट विल बी 2 प्लस यहाँ पे माइनस, मतलब जो भी यहाँ पे माइनस में लिखा हुआ है -6, यहाँ पर आप मॉड लोगे। एब्सोल्यूट वैल्यू की अपन बात कर रहे हैं, और प्लस क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो 2 -6 पे मॉड, और ये क्या हो गया, 5 हो गया। दैट मीन्स कि यहाँ पर हम लिख रहे हैं A1 प्लस मॉड ऑफ A2 प्लस A3। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस होता है जो आपको पता होना चाहिए, एंड इसके पीछे का लॉजिक भी मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। सो आई एम श्योर कि ये कंसेप्ट आपको क्लियर होगा, एंड यहाँ पर आप इजिली इसको देख सकते हो। तो आप यहाँ पे जो कंक्लूड कर रहे हैं अपन 3 पॉइंट को, फर्स्ट पॉइंट क्या है, फर्स्ट पॉइंट ये है कि इंडेफिनिट एंड डेफिनिट एग्जैक्टली सेम नहीं है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, दोनों का ज्योमेट्रिकल मीनिंग ही अलग है। एंड ये जो एरिया अंडर कर्व है, बेसिकली आपका एरिया, मतलब एरिया अंडर कर्व जो हम लोग पढ़ते हैं इंटीग्रल कैलकुलस में, इंटीग्रल कैलकुलस में जो हम लोग एरिया अंडर कर्व पढ़ते हैं, उसका कनेक्शन और डेफिनेट इंटीग्रेशन का कनेक्शन सेम तभी होगा जब पार्टिकुलरली यहाँ पे एफ एक्स क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बट अगर फंक्शन कभी पॉजिटिव है, निगेटिव है, तो आप इस तरीके से इसको याद रखना, मतलब इस तरीके से इसको आप समझना। याद रखने का मतलब होता है कि समझ के उसको याद रखना, न कि उसको रट्टा मार के बैठ जाना। तो सेम होता है नहीं होता है इसको आप भूल जाओ, सिंपल सा वर्ड है। वो अलजेब्रिक देगा आपको, दिस इज ऑल अबाउट अलजेब्रिक सम ऑफ एरिया। ये आपको अलजेब्रिक सम ऑफ एरिया बताएगा, कौन, डेफिनेट इंटीग्रेशन। बट एरिया बाउंडेड बाय कर्व या एरिया अंडर कर्व क्या बताएगा आपको, एब्सोल्यूट वैल्यू के बारे में अपन उसके में डिस्कस करेंगे। सो ये छोटा सा कंसेप्ट था जो आई होप कि आपका क्लियर होगा, एंड थैंक यू सो मच। विल कंटिन्यू सिमिलर काइंड ऑफ कंसेप्ट इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट टाइम।